नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, आज फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के हम आपके लिए नोट्स लेकर के आए हैं, जिसमें कि एकदम पूरा चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है और हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को अच्छे से कवर किया गया है। तो हम आज NCERT के नोट्स आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एकदम वर्ड टू वर्ड। तो बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस नोट्स में हमने क्या क्या चीज़ जो हैं वो अच्छे से कवर की हैं। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, परसेप्टिव रिलेटेड टू डिस्कवरी, ठीक है, जो हमारी सेल की डिस्कवरी से जो हिस्ट्री है, कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया, ये पूरा अच्छे से बिल्कुल एक एक लाइन में समझाया गया है हमारे इन नोट्स में। ठीक है, इसकी रेटिंग भी काफ़ी है, यानी कि इसके 4 से 5 टॉपिक हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद में फिर ये भी हमारे लिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 टॉपिक हैं कि जो हमारी माइक्रोस्कोप है वो उन्होंने हमारी सेल के लिए कितना महत्वपूर्ण, सेल की स्टडी करने के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, ठीक है, सेल में। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एक है स्टडी ऑफ हाइपोटोनिक आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरसोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा जाएगा। सेल वॉल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में इन नोट्स में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल ऑर्गेनल, ये सभी टॉपिक हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए समझते हैं सेल क्या है। ठीक है, सेल है क्या, सॉरी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सभी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिनकी जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी सेल। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि जितने भी इस दुनिया में प्राणी हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से। और वो हमारी लाइफ की यूनिट कही जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कही जाती है। ठीक है, सेल इज लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। देखिए, सेल का जो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है ए लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, NCERT के नोट हैं। इनसे बहुत अच्छे से आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ ए लिटिल रूम इन द कॉर्क बार्क ऑफ ए ट्री। देखिए, जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने ये लिटिल रूम, जिस सेल, यानी कि सेल का नाम दिया गया है लिटिल रूम, इन्हें देखा किसमें, कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है बच्चों, ये एक पेड़ की छाल होती है, उसकी उन्होंने पतली सी स्लाइस ली थी और उसे माइक्रोस्कोप में अच्छे से ऑब्जर्व किया था जब देखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉर्क थी, ठीक है, रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ की छाल है जिसे हम कॉर्क कह रहे हैं, उसके अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर हमें उन्हें माइक्रोस्कोप में दिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है द यूज ऑफ बर्ड सेल टू डिस्क्राइब यूनिट ऑफ इट्स स्टिल इज द बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, उसी चीज़ को जो सेल वर्ड है उसे पूरे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि स्टडी ऑफ सेल जो है उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, सेल के बारे में पढ़ने को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द कंपोनेंट माइक्रोस्कोप। यानी कि जो माइक्रोस्कोप है कंसिस्ट आई पीस ऑब्जेक्ट लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व ए सेल आफ्टर पुटिंग ड्रॉप ऑफ सेपरिन। ठीक है, जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो आई पीस ऑब्जेक्ट से बना होता है, लेंस से, ठीक है, जो कि कंडेंसर होता है। और ऑब्जर्व ए सेल आफ्टर पुटिंग, जब कोई सेल ऑब्जर्व करनी होती है तो हम पुट करते हैं ए ड्रॉप ऑफ सेपरिन फ्रॉम प्लांट सेल के लिए उस पर एक ड्रॉप डालते हैं, किसकी, सैफरिन की। एंड मिथाइलिन ब्लू, और मिथाइलिन ब्लू डालते हैं एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, प्लीज रेफर फिगर 5.1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप बुक NCERT पेज नंबर 57। ठीक है, जब आपने पेज नंबर 57 पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिखाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी,
द साइंटिस्ट लियोन हुक सॉ फ्री लिविंग सेल। जो हमारे साइंटिस्ट थे लियोन हुक, उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा था, यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक डेड सेल को देखा था किसी पेड़ की छाल से, ठीक है, जिसे हम कॉर्क कह रहे थे। लेकिन जो साइंटिस्ट लियोन हुक थे उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा था, यानी कि लिविंग सेल की खोज देखा था कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में फर्स्ट टाइम, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिन्हें कि लियोन हुक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जो हमारी डेड सेल है, यानी कि जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, हमारे रॉबर्ट हुक ने। बट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी जो साइंटिस्ट है लियोन हुक, क्योंकि उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा था एक तालाब के पानी में लिया, इन्होंने एक तालाब से थोड़ा सा पानी लिया, उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसमें उन्होंने ये पता लगाया कि एक सेल, सिंगल सेल भी पूरे सारे फंक्शन कर रही थी पूरी बॉडी के, ठीक है। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। और जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, देखिए उसके उनके बाद सबसे पहले हमारे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, उसके बाद लियोन हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि न्यूक्लियस को, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, उसे डिस्कवर किया, यानी कि उसकी खोज की। द सेल थ्योरी स्टेटेड दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो देखिए जो सेल थ्योरी है, यानी कि उसके बाद सेल थ्योरी बनाई गई। तो सेल थ्योरी ये कहती है कि सभी प्लांट और एनिमल क्या है, वो सेल से बने हैं। इस प्रपोज्ड बाय शील्डन एंड श्वान। तो ये सेल थ्योरी किसने दी थी बच्चों, किसने कहा था ये कि सभी एनिमल और सभी प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं, ये कहा था शील्डन और श्वान नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड by Virchow suggested that all cell arise from the pre-existing cell। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमारी जो सेल थ्योरी है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, यानी कि सेल थ्योरी में कुछ चीज़ों को संभाला और आगे बढ़ाया, उन्होंने और भी चीज़ें सेल के बारे में बताई। देखिए शील्डन और शुभान, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो ये बताया था कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे सेल से बने होते हैं। उसके बाद एक बिर्चो नाम के साइंटिस्ट आए जिनका पूरा नाम रिडोल्फ बिर्चो था। उन्होंने ये बताया कि ऑल सेल, जितने भी सेल हैं वो अपनी पुरानी ही सेलों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सॉरी। इसके बाद आगे देखिएगा, सेल डिफर इन साइज एंड शेप स्ट्रक्चर। देखिए जो सेल है वो शेप, साइज और स्ट्रक्चर में अलग अलग हो सकती है, जैसा कि फिगर 5.2 दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। अनियन पील वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। अनियन पील जो जैसी हैं, और बहुत वेरियस सेल हैं हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड सेल हैं, नर्व सेल हैं, इनका जो आकार है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। बुक एनसीईआरटी में ये दे रखा है पेज नंबर 57 और 8 पे। टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अनियन सेल, स्मूथ मसल सेल्स, जैसे कितने प्रकार की सेल होती हैं, स्मूथ सेल्स, ठीक है, सेल ब्लड सेल्स, ये सभी इनका स्ट्रक्चर आकार अलग अलग होता है, ठीक है। कौन कौन सी, अनियन सेल, स्मूथ मसल सेल्स जो मसल सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, बोन सेल हड्डियों के सेल, ब्लड सेल यानी कि जो हमारे खून में पाई जाती है वो सेल, ठीक है। मसल सेल यानी जो हमारी मसल्स, यानी कि हमारी मसल में जो पाई जाती है वो सेल्स, ठीक है। फैट सेल, नर्व सेल, ओवम सेल, स्पर्म सेल, इन सब का आकार बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग एक्सेट्रा। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और ये हर एक अलग अलग प्रकार की सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बड़े अच्छे से हमारे नोट्स समझ में आ रहे होंगे, और आप एक एक लाइन अच्छे से आपकी क्लियर होती जा रही होगी, ठीक है। ए सिंगल सेल में कंस्टिट्यूएंट ए होल ऑर्गेनिज्म इन अमीबा। जैसे कि एक सेल से हो सकता है पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना होता है, जैसे एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है, जैसे अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये बच्चों वो हैं जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। इन्हें इसीलिए यूनिसेलुलर कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिसेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिका, यानी कि एक सेल से बने हुए जानवरों की बात हो रही है, एक सेल से बने हुए लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। वेयर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अब एक सेल से तो क्या क्या बने होते हैं हमारे, अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए। वेयर
मल्टी सेलुलर की बात करें तो ह्यूमन बींग डिवीजन ऑफ लेवर इज सीन। तो ह्यूमन बींग अलग अलग प्रकार की सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ज़्यादातर जो सेल के फीचर्स हैं वो मोस्टली सेम होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है और उसका हमारी सेल के अंदर क्या वर्क होता है, ये एकदम अच्छे से समझेंगे। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। देखिए जो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, ऊपर से हमारी सेल के ऊपर चढ़ी होती है मेम्ब्रेन, ये एक झिल्ली टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, क्योंकि ये कुछ मटेरियल के मूवमेंट को रोकती है। इट हेल्प इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और ये मदद करती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी। डिफ्यूजन की बात करें, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो चीज़ों का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना ऑक्सीजन का विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी कि हमारे बाहरी इन्वायरमेंट से हमारी सेल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, यानी कि बदलना ही, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, डिफ्यूजन। यानी कि सेल जो सब्सटेंस है हमारी सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वही हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डिफ्यूजन, समझिएगा। जैसे ये है हाई कंसंट्रेशन की चीज़ है और वो लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव होते हैं, ये हमारा लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रही है, एक लाइन समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, देखिए ऑस्मोसिस इट इज़ द पासिस ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन टू हाई वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि वह ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि जहाँ हमारे जिधर हमारी सेल में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है उधर से वाटर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, किसके द्वारा निकल होता है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन से पास होता है। अगर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है तो सेल से बाहर निकल जाएगा वाटर, अगर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जो वाटर का हाई है तो सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे सॉल्यूट और वाटर हाई कंसंट्रेशन है इसमें, ठीक है, इसमें लो कंसंट्रेशन है, इसलिए जो हाई कंसंट्रेशन वाली चीज़ें हैं वो लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। द सेल गेन वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन। देखिए जब हमारी सेल जो है वाटर को गेन करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अपनी तरफ को खींचती नहीं है, एब्जॉर्ब करती है, यानी कि वाटर सेल के अंदर जाता है कब, जबकि उसके बाहरी वातावरण का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो। ठीक है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो, जैसा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देन द सेल, जब वो सेल की तरफ को पानी जाता है। द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, ठीक है, और सेल के अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, इसलिए सेल के अंदर वाटर जाता है। ठीक है, अब बात करें द सेल मेंटेन द सेम कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सेल का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो सेम होता है अंदर भी और बाहर भी, इसलिए वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, इसलिए जो सेल वाटर है वो सेल के दोनों डायरेक्शन को क्रॉस करता है, दोनों तरफ को जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको एक एक लाइन समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये चीज़ हमें और अच्छे से अगली बार समझाने का प्रयास करें कि आपने इस चीज़ में ये थोड़ा डील दी। ठीक है, द सेल लूज वाटर, जो सेल है हमारी वो वाटर को लूज करती है इफ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अगर सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन द सेल, अगर सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन लो है तो हमारी सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी और सेल हमारी सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर है वो निकल चुका है।
तो हमारी सेल ऐसी कंडीशन में सिकुड़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाता है, जिससे हमारी सेल है वो वाटर को लूज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट, सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस, ठीक है। सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, और वाटर इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, ठीक है। सेल के अंदर पानी जा रहा है तो एंडोस्मोसिस, और सेल के अंदर पानी सेल से बाहर आ रहा है तो एक्सोस्मोसिस, ठीक है, समझ में आया होगा। अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। देखिए जो सेल के एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जब सेल के अंदर कोई चीज जा रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहरी फ्लूइड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एक्सडोस में बाहर निकल रहे हैं और एंडोज में अंदर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एरो दिखाया जा रहा है। सेल के अंदर कोई बाहरी फ्लूइड जब जाता है, जब एंडोसाइटोसिस होता है, और एक्सोसाइटोसिस में क्या है, सेल से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, द सेल इनगल्फ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, यानी कि जब सेल के अंदर कोई चीज़ जाती है, सेल के अंदर जो चीज़ जाती है उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इजेक्ट सॉलिड इज एक्सोसाइटोसिस। देखिए सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है, यानी कि जैसे भोजन के रूप में कोई चीज़ जा रही है, उस प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और सेल किसी चीज़ को बाहर निकाल रही है, उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अमीबा एक्वायर फूड थ्रो एंडोसाइटोसिस, यानी कि जो हमारा अमीबा है उसके अंदर जो फूड जाता है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जाता है, ठीक है। एंड एक्सक्रीट ए सॉलिड कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, और अपने अंदर से कोई भी चीज़ को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल को, उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अब बात करेंगे बच्चों सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल की, ठीक है। ये सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। देखिए सेल वॉल क्या है, सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। देखिए एक आउटर कवरिंग होती है हमारे सेल पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसके ऊपर भी एक और होती है आउटर कवरिंग जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि किससे बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज से। तो क्वेश्चन आता है, बताइए हमारी सेल किससे जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलोज से। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और जो कि हमारे प्लांट को, हम प्लांट सेल को जो है हमारी सेल वॉल वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। व्हेन ए लिविंग सेल लूज वाटर, जब हमारी कोई लिविंग सेल वाटर को लूज करती है, देयर इज ए श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो ठीक है, सेल के अंदर के जो कंटेंट होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर ही होता है ये सब। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और यही देखिए जब सेल के अंदर के कोई चीज़ जब हमारी सेल वाटर को लूज करती है, लॉस करती है, ठीक है, वाटर लॉसेस होता है सेल से, तो सेल के अंदर के जो कंटेंट होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, ठीक है। और यही प्रक्रिया प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, जो सेल वॉल होती है वो परमिट करती है प्लांट सेल्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्लस्टिंग, ठीक है। तो क्या करती है, सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जो सेल्स है वो सेल वॉल से अलग हो जाती है, कब, जब उसके अंदर श्रिंकेज आ जाती है, सिकुड़ने लगती है। यही प्रक्रिया मतलब सेल के वाटर लॉस करने की प्रक्रिया में सेल के कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं, जिसमें सेल अवे हो जाती है इसकी सेल वॉल से। यही फिनोमेना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड, यानी कि जो रोकती है बाकी बेकार चीज़ों को, वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, ठीक है, उन चीज़ों को बाहर निकालती है बिना टूटे। नेक्स्ट है बच्चों, अगर देखिए सेल वॉल, उम्मीद करता हूँ आपको सेल वॉल समझ में आई होगी। क्या है होता है सेल वॉल, इज ए रिजिड आउटर कवरिंग और कंपोस्ट ऑफ सेल वॉल, यानी कि हमारी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल होती है जो कि हमारी सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जो कि किससे, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और सेल जब वाटर लूज करती है, श्रिंक होती है, तो सेल वो श्रिंक नहीं होती, ओनली सेल के अंदर के ही मटेरियल, सेल वॉल के अंदर के मटेरियल श्रिंक होते हैं, और इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।
वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, जो सेल वॉल होती है परमिट करती है सेल ऑफ प्लांट को, फंगाई एंड बैक्टीरिया इन्हें रोकती है, विजिस्टेंट वेरी डाइल्यूट हाइपोथर्मिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है, एक्सटर्नल बाहरी वातावरण से। नेक्स्ट है बच्चों हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे भी बच्चों ध्यान से सुनेंगे एकदम मेरे फ्रेंड, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? इट इज ए डार्क कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये बच्चों एक डार्क कलर का गोल ओवल और डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नियर द सेंटर ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। कहाँ पर होता है? सेल के बिल्कुल ठीक बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा? डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेंटर में होता है, सेल के ठीक बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो हमारी सेल की एक्टिविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कब? रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। द क्रोमोटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स, यानी कि जो क्रोमोटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है हमारे क्रोमोसोम्स में। द क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि उसके क्रोमोसोम में क्रोमोटिन जो हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है एक पेरेंट्स की, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। किसकी फॉर्म में बच्चों? डीएनए की फॉर्म में। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। जो डीएनए के फंक्शन सेगमेंट होते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको हर एक चीज़ एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो रही होगी और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला टॉपिक कवर करते हैं, और एक एक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपकी एनसीईआरटी के, यानी कि चैप्टर नंबर 9 के, वो एक एक क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं। देखिए मोस्टली जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उन सभी पर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, यानी कि एक झिल्ली चढ़ी हुई होती है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, उनकी जो उनकी जो अंदर के मटेरियल होते हैं जैसे न्यूक्लियस, वो उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हैंस इट इज कॉल्ड प्रोकार्योट्स। देखिए वह ऑर्गेनिज्म जिनके सेल न्यूक्लियस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम प्रोकार्योट्स कहते हैं, ठीक है, प्रोकार्योट्स कहते हैं, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कार्योट मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस बिना उसके होता है, बिना लेयर सेल वॉल मेम्ब्रेन के। द ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकारियोटिक, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें हम यूकारियोटिक कहते हैं, और जिनके न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन लेयर नहीं पाई जाती उन्हें हम प्रोकारियोटिक कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक, चलिए समझ लेते हैं कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। पेज नंबर 62 पे दिया है हमारी एनसीईआरटी में, फिगर 4 में, ठीक है। प्रोकारियोटिक साइज जनरली स्मॉल, प्रोकारियोटिक का जो साइज है वो स्मॉल होता है, और यूकारियोटिक का जो साइज है वो लार्ज होता है, यानी कि प्रोकारियोटिक सेल जो होती हैं वो छोटी होती हैं आकार में, और यूकारियोटिक जो हमारी सेल होती है वो बड़ी होती हैं आकार में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, जो हमारी प्रोकारियोटिक सेल होती हैं उनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता, एंड नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ना ही किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता, नॉन एज न्यूक्लियोटाइड, उसे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियर रीजन बहुत अच्छे से डिफाइन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है? सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके आसपास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्रोमोसोम है वो इसमें सिंगल पाए जाते हैं, और इसमें क्रोमोसोम जो है मोर देन 1 पाए जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं अगर बात करें किसकी? प्रोकारियोटिक की, लेकिन यूकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते और यूकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इनका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, यानी कि जो प्रोकारियोटिक सेल हैं, यानी कि जो हमारी प्रोकारियोटिक सेल हैं, ठीक है, वो किस किस में पाई जाती हैं? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गाई और एल्गाई में पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई में।
हमारी जो प्रोकार्योटिक सेल हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई में देखने को मिलती हैं, जिनके न्यूक्लियस पर क्या मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो हमारी यूकारियोटिक सेल हैं वो फंगाई, प्लांट और एनिमल में पाई जाती हैं, जिनके न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों सेल ऑर्गेनल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको एकदम अच्छे से समझने चाहिए कि हमारे सेल ऑर्गेनल क्या क्या होते हैं, यानी कि सेल के अंदर के पार्ट्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल टॉपिक समझते हैं। एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स, हर एक सेल में फ्लूइड जैसा मैट्रिक्स होता है अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के। इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर वो क्या साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड ए प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ कहलाते हैं बच्चों प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय परकिंजे, और जो प्रोटोप्लाज्म की नाम दिया था वो परकिंजे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इट हैज़ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल, इसके अंदर मोस्ट ये जो है हमारा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। कैसे? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहते हैं। जो हमारे इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल हैं कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड एंड वैक्यूल। ये बच्चों सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पर्टिकुलरली बात करेंगे एक टॉपिक की, इनमें से जो सेल ऑर्गेनल है हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड वेजिकल्स। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल का, जो कि छोटे छोटे ट्यूबल्स हैं जिन पे मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, और वेजिकल्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए दो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिन्हें RER शॉर्ट में कहा जाता है। इट लुक रफ बिकॉज राइबोसोम अटैच टू द अटैच टू इट्स सरफेस, यानी कि ये रफ इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनके सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जिनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है देखिए, एक तो थे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि RER शॉर्ट में कहे गए थे। ये रफ दिखाई देते हैं क्योंकि इनसे अटैच होते हैं बहुत सारे, इनके सरफेस पर क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिनके अंदर क्या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरे होते हैं बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो देखने में स्मूथ दिखते हैं क्योंकि राइबोसोम आर नॉट अटैच इन सरफेस, इनके सरफेस पर जो राइबोसोम है वो अटैच नहीं होते। दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस, और इनके अंदर जो है सिंथेसिस होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों एक एक लाइन समझ में आ रही होगी। SER हेल्प इन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटी। देख SER जो है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो SER, वो हेल्प करते हैं फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं हमारे सेल के उनके फंक्शन करने के लिए, और हार्मोन्स को टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटी, जो कि लगातार कंटिन्यू अपनी बायोकेमिकल एक्टिविटी को करते रहें। नेक्स्ट है बच्चों हमारा SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल, यानी कि जो हमारी सेल के अंदर कोई भी नुकसानदायक हार्मफुल सब्सटेंस पहुंच जाते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें रोकता है। ठीक है, उनकी उस प्रभाव को कम करता है। ER एंडोप्लाज्मिक सर्व एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, उन जगहों के बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, प्रोटीन एंड मोलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ER हेल्प मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखिए जो प्रोटीन है और फैट मॉलिक्यूल हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रोड्यूस बाय ER हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। समझते हैं गोल्जी एपरेटस क्या है। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। इसका जो डिस्कवरी सबसे पहले की थी वो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी नाम के, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल कॉल्ड क्रिस्टे। ये छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, इट
फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इनका काम होता है स्टोरेज करना किसी चीज़ का, ठीक है, और मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ठीक है, सॉरी, मॉडिफिकेशन करना, पैकेज करना सेल प्रोडक्ट को, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी अपरेटस, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उन्हें सिंपल शुगर को बनाते हैं हमारे गोल्जी अपरेटस। इट आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, और जो हमारे गोल्जी अपरेटस हैं वो हमारे लाइजोसोम को फॉर्मेट करने में भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइजोसोम क्या है बच्चों, आप समझते हैं, ये भी एक हमारा सेल ऑर्गेनल है, इसे समझते हैं। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, देखिए लाइजोसोम हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती हैं जो कि पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट किसी को चीज़ को पचाने की जो क्रिया है उसे डाइजेस्ट कहते हैं, ठीक है। एंजाइम आर मेड ऑफ RER, जो कि ठीक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। टू डाइजेस्ट द रोथ आउट सेल ऑर्गेनल, और जो कि हमारे सेल के सारे ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर जाता है। व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल को कोई नुकसान पहुंच जाता है, लाइजोसोम में ब्रस्ट, तो जो लाइजोसोम है वो ब्रस्ट हो जाते हैं यानी कि फूट जाते हैं। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, और फिर क्या करते हैं जो एंजाइम होते हैं वो अपनी ही सेल को पूरी को खा जाते हैं। हैंस एज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसलिए जो लाइजोसोम है वो हमारी सेल के सुसाइड बैग कहलाते हैं। इट इज़ ए बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि कह सकते हैं जो लाइजोसोम है वो बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारी सेल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों बने रहिए, एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल फुली एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि आज हम आपको नोट से पढ़ाने आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज डिस्कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस पर डबल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है ऊपरी मेम्ब्रेन वो उसमें बहुत सारे छेद होते हैं छोटे छोटे। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है, उसमें बहुत कम छेद देखने को मिलते हैं। दिस फोल्ड क्रिएट द लार्ज सरफेस एरिया, ATP, एडेनोसाइन और ट्राइफॉस्फेट, और जो अंदर के वो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो काफ़ी फोल्ड से बनी होती है, मतलब बहुत बड़ी मेम्ब्रेन होती है पर उसे कवर करती है बहुत सारे फोल्ड से, और यही जो फोल्ड हैं वो बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं एडेनोसाइन और ट्राइफॉस्फेट के लिए, मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ATP को एक सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। हैंस द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी सेल का पावर हाउस कहलाता है। यानी कि व्हाट इज कोई माइटोकॉन्ड्रिया पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो हम बता सकते हैं नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी सेल का पावर हाउस है, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन DNA एंड राइबोसोम, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ऑन प्रोटीन, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अपनी खुद की प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा सेल ऑर्गेनल है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टाइड के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल। दे आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, जो प्लास्टाइड हैं बच्चों वो हमें केवल प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, कलर प्लास्टाइड होते हैं, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट यूजफुल फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो और ऑरेंज, ठीक है। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कलरफुल प्लास्टाइड होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, अपना खाना बनाते हैं। दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये वाइट और कलरलेस प्लास्टाइड होते हैं जो कि स्टोर करते हैं मटेरियल को, जैसे कि ऑयल है, प्रोटीन और फैट को, ठीक है। प्लास्टाइड आर आल्सो कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है वैसे ही प्लास्टाइड भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स है इनके अंदर का वो स्टोमा कहलाता है। सीट फॉर इंजाइमेटिक एक्शन, प्लास्टाइड हैव देयर ऑन DNA एंड राइबोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है वैसे इनका अपना DNA होता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ऑन प्रोटीन, जिससे जो अपनी प्रोटीन है वो खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल को समझते हैं अच्छे से, ये भी हमारे सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। वैक्यूल स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट,
ठीक है। ये स्टोरेज सैक होती हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड कंटेंट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल वाइल प्लांट हैव लार्ज। जो वैक्यूल हैं वो एनिमल में स्मॉल साइज के पाए जाते हैं और प्लांट में लार्ज साइज के पाए जाते हैं। मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। लगभग ये 50 से 90% तक हमारे प्लांट सेल के उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। हेल्प टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। और ये हमारी सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैनी सब्सटेंस हाँ, बात फिर से वैक्यूल समझाते हैं। वैक्यूल स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट। जो स्टोरेज होते हैं, जो हमारे सैक होते हैं, जो कि हमारे सेल का जो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है उसे स्टोर करते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल। जो एनिमल हैं उनके अंदर बहुत स्मॉल साइज में पाए जाते हैं, ठीक है। वाइल प्लांट हैव लार्ज साइज। और जो प्लांट में होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। प्लांट का लगभग 90% 50 से 90% हिस्से कवर कर लेते हैं सेल वॉल्यूम के। इट हेल्प प्रोवाइड टू टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। जो हमारी सेल को, ठीक है, मजबूती टाइटनेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। मैनी सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन आर स्टोर इन वैक्यूल। बहुत सारे सब्सटेंस हैं जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये स्टोर करके रखते हैं, जैसे अमीनो एसिड, ठीक है, क्या है, अमीनो एसिड हैं, शुगर हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, प्रोटीन हैं, ये सभी वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। इन अमीबा फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अमीबा है वो फूड वैक्यूल को स्टोर करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प इन रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, ठीक है। सेल क्या है, वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि हेल्प करती है रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग ए न्यू प्रोटीन, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, ठीक है, और नए मटेरियल को बनाना। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बच्चों देखिए सेल दोनों सभी में पाई जाती है, प्लांट में भी और एनिमल में। अब देखते हैं इनके बीच में अंतर क्या होता है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल का। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये क्वेश्चन है आपका, फिर भी मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर लेयर होती है सेल की, जो कि हमारी सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है, टाइट बनाती है। सेल वॉल ऑफ द आउटर लेयर, इनकी आउटर लेयर देखिए, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, इनमें सेल वॉल आउटर लेयर होती है, विच गिव रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी सेल, जो कि हमारी सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। वैक्यूल स्मॉल साइज होते हैं इसमें एनिमल में, और जो प्लांट है उनमें वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि एनिमल में छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं और प्लांट में बड़े साइज के वैक्यूल पाए जाते हैं। प्लास्टाइड जो है एनिमल में वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन प्लास्टाइड प्लांट में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस लाइज द सेंटर, इनका जो न्यूक्लियस है एनिमल का वो सेंटर में देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक बीच में। निकल जो प्लांट है उनका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट आ गया है हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने क्वेश्चनों को कवर किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं क्या ये क्वेश्चन भी आपसे कराए जाएं, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन पेपर भी बनाया गया है, फॉर्मेटिक असेसमेंट, आप कहोगे तो इसे भी हम करा देंगे बच्चों। और ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल का आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसका भी भला हो जाए भाई उसका भला करें। धन्यवाद।